दोपहर के लगभग 2 बजे का वक्त था। एक डिलीवरी वाला लड़का आता है, एक पुलिस वाली कॉलोनी होती है उसी कॉलोनी में, और आकर के वहाँ पर जो कॉलोनी पे जो बेल लगी होती है उसी को दबा रहा होता है। बार-बार बेल को प्रेस कर रहा होता है, लेकिन कोई भी जल्दी दरवाज़ा नहीं खोलता है। कुछ देर रुकने के बाद वो दरवाज़ा खुलता है और खुलने के बाद अंदर से एक औरत आती है। औरत आती है, उसको जो डिलीवरी वाला होता है उसको सामान देता है और सामान देने के बाद फिर वहाँ से वो बाइक से अपने जाने लगता है। वो बाइक पर बैठता है, तब तक उससे पूछता है कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिल जाएगा? इस पर जो महिला होती है वो कहती है कि बिल्कुल, क्यों नहीं। जो महिला थी वो कहती है कि एक काम करिए, आप घर में आ जाइए और यहीं पे बैठ जाइए, मैं पानी ला दे रही हूँ। जो डिलीवरी वाला लड़का होता है वो घर के अंदर जाता है और वहीं पर बैठता है। जो महिला होती है पानी देती है, पानी पीता है। उसके बाद जो डिलीवरी वाला लड़का होता है उस घर में 10 मिनट नहीं बल्कि घंटों रुकता है, यानी कि 3-4 घंटे रुकता है। और वो जो लड़का होता है, आज पहली बार नहीं वो डिलीवरी वाला लड़का आया रहता है, बल्कि कई सालों से आ रहा था, यानी कि लगभग 4 साल का वक्त गुजर जाता है। और 4 साल से वो लड़का हमेशा आता था और उसी घर में जाया करता था और जाने के बाद फिर वहाँ से चला जाया करता था। लेकिन जो पूरी कॉलोनी होती है उसमें किसी को भी कोई भी शक नहीं होता है किसी भी प्रकार का। जो लड़का होता है वहाँ से फिर चला जाता है। कुछ समय बाद जो महिला होती है, उस जो महिला का कत्ल हो जाता है। और जब कत्ल का खुलासा होता है तो सभी लोग हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं कि आखिर इस महिला का कत्ल हुआ कैसे। दरअसल ना घर में कोई आया रहता है, ना कोई गया रहता है, ना किसी ने देखा रहता है, ना ही किसी को कुछ पता रहता है। और जो महिला होती है, अचानक से जब उसकी डेड बॉडी मिलती है, सभी जो कॉलोनी वाले होते हैं और उसका जो पति होता है, सभी परेशान हो जाते हैं। दरअसल जो पुलिस थी, पुलिस जब जांच में जुटती है और फिर जब जो आरोपी होता है, आरोपी को पुलिस पकड़ भी लेती है काफ़ी मुशक्कत के बाद। और फिर जैसे ही आरोपी को पुलिस पकड़ती है तो फिर जो आरोपी होता है बस एक ही सवाल पूछता है कि साहब बस इतना बताइए कि आपने मुझे पकड़ा कैसे। अब जब आरोपी जो होता है उसका ये जब सवाल होता है तो पुलिस इस बात को सुन करके हंसने लगती है। जितने भी वहाँ पे कांस्टेबल होते हैं सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि पहले तुम ये बताओ कि तुमने आखिर कत्ल कैसे किया। क्योंकि जो कत्ल हुआ था इतने शातिर तरीके से हुआ था, इतने सफाई से किया गया था कि हर कोई हैरान था, हर कोई जानना चाहता था कि आखिर कत्ल हुआ कैसे। इस पर जो लड़का होता है वो कहता है कि पहले आप मुझे बता दें कि आपने मुझे पकड़ा कैसे। जो एसएचओ होते हैं वो कहते हैं कि हम बिल्कुल बताएंगे, लेकिन पहले तुम बताओ कि आखिर तुमने कत्ल किया कैसे। इस पर जो लड़का होता है एक पूरी स्क्रिप्ट ही तैयार कर देता है और जैसे ही सभी लोग जब सुनते हैं तो सभी लोग वाकई हैरान होते हैं कि आखिर कत्ल भी इतनी सफाई से भी किया जा सकता है। तो आज की कहानी छत्तीसगढ़ की है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ का एक जिला लगता है सुकमा, और उसी सुकमा में एक तैनात होता है लड़का जिसका नाम शिशुपाल होता है। दरअसल जो शिशुपाल है वो एक डॉग हैंडलर रहता है और ये उसी लड़के की और उसके परिवार की ये सच्ची घटना है। दरअसल सच्ची घटना का मैं जिक्र करूं उससे पहले आप लोगों से विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वारदात तक परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही ये जो परिवार है वो आगे बढ़ रहा है और जो बुलंदियां हैं उसको छूने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारा कोई वजूद ही नहीं होगा। चलिए आज की घटना की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बात करने से टाइम वेस्ट होगा। दरअसल जो शिशुपाल होता है वो वहां से अपनी जो पत्नी होती है उसकी अपनी पत्नी को फोन करता है। दरअसल फोन करता है अपनी पत्नी को 6 मार्च 2024 को अपनी पत्नी को वो फोन करता है, जिसकी पत्नी का नाम जूली होता है। जैसे ही जो शिशुपाल है अपनी पत्नी को फोन करता है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है फोन नहीं उठाती है। दरअसल जो उसकी पत्नी होती है रायपुर का जो विधानसभा का क्षेत्र है उसी में एक थाना लगता है आमसिवनी में एक पुलिस की कॉलोनी है, ब्लॉक नंबर ए और गली नंबर 4। इसी कॉलोनी में जो उसकी बीवी होती है वो वहीं पर जूली रह रही होती है। जब उसका पति शिशुपाल जब फोन करता है, लेकिन जब वो महिला फोन नहीं उठाती है तो वो बार बार फोन करता है, लेकिन उसको लगता है कि हो सकता है उसकी बीवी सोई होगी। लगभग 2 घंटे बाद फिर वो फोन करता है, लेकिन पत्नी उसकी फिर भी फोन नहीं उठाती है।
फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि या तो वो बाजार गई होगी, बैग में अपना फोन रख दी होगी, इसीलिए वो फोन नहीं उठा रहेगी। चलो कोई बात नहीं, वो जब देखेगी तो फोन करेगी। इसी बीच लगभग सुबह से लगभग जब पूरी रात होती है, यानी कि शाम के लगभग 6 बज जाते हैं, लेकिन जो उसकी पत्नी है वो फोन नहीं उठाती है। इस पर जो शिशुपाल होता है अपने बगल के ही एक पड़ोसी होते हैं, उन पड़ोसी पे फोन करता है और कहता है कि जरा जा करके देखिए तो कि जो मेरी पत्नी है आखिर फोन क्यों नहीं उठा रही है, आखिर बात क्या है। जो पड़ोसी होता है जाता है उस घर पे, लेकिन फोन चालू ही रहता है, स्टार्ट ही होता है, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो कहता है यहाँ पे तो ताला बंद है। जैसे ही शिशुपाल ये सुनते हैं कि आखिर ताला कैसे बंद हो सकता है, तो फिर वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। उसकी जो पत्नी है उसको बिना बताए कहीं जाएगी भी नहीं। इसलिए कहता है कि थोड़ा आप अंदर झांक करके देखिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इस पर जो व्यक्ति होता है वो अंदर झांकता है और झांक करके जब देखता है तो देख करके वो सन्न रह जाता है और कहता है कि घर में कुछ न कुछ तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है, क्योंकि इस घर में दीवालों पे, फर्श पे खून के छींटे लगे हुए हैं। खून की जो लग रहा है कि जैसे किसी को मर्डर करके मतलब फैलाया गया है, घिसराया गया है। इस पर जो शिशुपाल होता है वो हैरान हो जाता है और वो जल्दीबाजी में फिर नजदीकी पुलिस थाने में कॉल करता है। उधर ये भी व्यक्ति जो होता है, यानी जो पड़ोसी होता है, वो भी थाने में फोन कर देता है और वहां से जो पुलिस की टीम है मौके पर पहुंचती है। जब मौके पर पहुंचती है वहां पर बाकायदा वीडियोग्राफी होती है। उसके बाद ताले को तोड़ा जाता है। ताला जैसे टूटता है, फिर जो पुलिस की टीम है वो अंदर जाती है और वहां पर, लेकिन जैसे देखा जाता है कि जो महिला होती है वो आंगन में एक किनारे पड़ी हुई थी, दीवार के किनारे, और ऐसा लग रहा था कि उसको बड़े ही धारदार हथियार से उसके शरीर पर कई बार वार किए गए थे। जैसे ही पुलिस ये देखती है तुरंत बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इतने में जो उसका पति होता है शिशुपाल, वो भी आ जाता है। अब फिर पुलिस जो होती है इधर परेशान होती है कि आखिर ऐसी वजह क्या रही होगी जिस वजह से इसका कत्ल किया जा गया है। पुलिस जो होती है कहीं ना कहीं उसको ये ऐसा लगता है कि जो इसका पति है, कहीं इसके पति ने ही तो नहीं इसका कत्ल करवा दिया। अब पुलिस तमाम जो एंगल होते हैं सारे एंगल जांचती है। कहीं ना कहीं पुलिस को ये पता चलता है कि जो शिशुपाल है और जो जूली होती है, इन दोनों के बीच में अनबन होती है। यानी कि अनबन इसलिए होती है कि शादी के लगभग 10 साल बीत जाते हैं और इन दोनों की कोई संतान ही नहीं होती है। और सारी चीजें को लेकर के इन दोनों के बीच में बहस हुआ करती थी, झगड़े हुआ करते थे। पुलिस जो होती है जो कॉलोनी होती है, उस पूरी कॉलोनी की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। जो महिला होती है यानी जूली जो होती है उसकी कॉल डिटेल निकालती है, यानी सीडीआर निकालती है, लेकिन कहीं से कुछ भी सुराग नहीं मिलता है। जो शिशुपाल होता है उसकी भी सीडीआर निकाली जाती है, लेकिन कहीं से भी ऐसा कुछ दिखा नहीं, कहीं से कुछ ऐसा मिला नहीं जिससे जो उसका पति है शिशुपाल उस पर शक किया जाए या फिर किसी और व्यक्ति पे शक किया जाए। क्योंकि जो फोन कॉल की गई थी शिशुपाल के द्वारा वो उसी टाइम पे की गई थी, सुबह से शाम तक की गई थी, और उस टाइम पे जो शिशुपाल होता है अपनी ड्यूटी में होता है, उसके पहले भी उसकी किसी से बात ही नहीं हुई थी। अब इससे पता चलता था कि शिशुपाल का इसमें कोई हाथ ही नहीं है। जो उसकी बीवी है उसका इस चीज से, कोई मरने से कोई ताल्लुकात ही नहीं उसके पति का है। पुलिस हैरान रहती है, परेशान रहती है, लेकिन इधर अब पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। यानी कि ये जो मर्डर हुआ रहता है 5 मार्च को हो गया रहता है, और जो व्यक्ति है जो फोन करता है, यानी जो शिशुपाल फोन करता है, वो 6 मार्च को फोन करता है। पूरा इधर जो मंजर होता है वो निकल चुका होता है और जो पुलिस होती है परेशान होती है कि आखिर कातिल ने इतनी सफाई से कैसे कत्ल किया, इसका कुछ पता ही नहीं चला। जो पुलिस होती है, पुलिस को एक ऐसा सुराग मिलता है जिस सुराग के आधार पर उसने एक व्यक्ति को, जो भदोही का रहने वाला होता है, उत्तर प्रदेश का जो जिला है भदोही, उसी भदोही से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और कहती है कि ये बताओ कि तुमने कत्ल कैसे किया। फिर वही बात आती है कि तुमने कत्ल कैसे किया। तो जो अपराधी होता है जिसको पुलिस उठाई रहती है भदोही से, वो कहता है कि साहब पहले ये आप बता दीजिए कि आपने मुझे पकड़ा कैसे। दरअसल जब पुलिस जिस व्यक्ति को उठाती है उसका नाम जयसिंह उर्फ राहुल रहता है। दरअसल जो राहुल होता है इस बात से परेशान होता है कि आखिर पुलिस ने उसको ढूंढा कैसे, आखिर पुलिस को ये पता कैसे चल गया। उसने तो कोई ऐसा सुराग ही नहीं छोड़ा था, ऐसा कोई सबूत ही नहीं छोड़ा था। दरअसल जब पुलिस होती है वो उससे पूछती है कि आखिर बताओ तुमने कत्ल क्यों किया और कैसे किया। दरअसल जो राहुल होता है अब वो सारी सच्चाई को अब कबूलता है और बताता है कि ये 4 साल पहले की बात है। दरअसल जो राहुल होता है वो शादीशुदा होता है, राहुल के 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन इधर जूली के कोई भी दोस्त नहीं होते हैं।
कुछ समय पहले यानी कि 4 साल पहले जो होता है, जो राहुल था और जो जूली होती है, इन दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पे होती है। यानी कि कुछ समय पहले जो था वो टिकटॉक का एक ज़माना था। टिकटॉक पे सभी जो लोग होते थे वो कोलैब किया करते थे, एक दूसरे से वीडियो बनाते थे और वीडियो बना करके वायरल होते थे और पैसे कमाते थे। ऐसे ही ये जो राहुल था और जो जूली थी, ये दोनों वीडियो बनाया करते थे। हालाँकि जो जूली थी ये अब यहाँ पे रायपुर में रहा करती थी, लेकिन जो राहुल था वो मुंबई रहा करता था। इधर जूली को कुछ भी उसके पति को कुछ भी इस बारे में पता नहीं होता था, लेकिन उधर राहुल की भी पत्नी को कोई भी कुछ भी नहीं पता था और इधर इन दोनों के बीच में बातचीत हुआ करती थी और ये दोनों वहीं से वहाँ से वो वीडियो बनाता था यानी कि राहुल, और यहाँ से जूली वीडियो बनाया करती थी। ये दोनों वीडियो बनाते थे, दोनों वीडियो एक में मर्ज किया करते थे और मर्ज करके वायरल किया करते थे। हालाँकि इनकी जो वीडियो थी वो ज़्यादा वायरल भी हुई, बहुत ज़्यादा चली भी। लेकिन अब इन दोनों की दोस्ती तो हो जाती है, लेकिन इन दोनों का अब मिलना-जुलना धीरे-धीरे स्टार्ट हो जाता है। कहीं न कहीं जब जूली का जब पति घर पे नहीं होता था, तो वो राहुल को बुला लिया करती थी, लेकिन अब ऐसे ही इन दोनों का मिलना-जुलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो ऐसे तो मिल नहीं सकता था, इसीलिए उसने एक डिलीवरी बॉय की कपड़ा लिया था और उसी अपनी गाड़ी पे पूरा एक बॉक्स बना करके रखा हुआ था और उसी गाड़ी से आया करता था और ये करते-करते ये जो सिलसिला था वो 4 साल से चल रहा था। वो दोनों मिलते थे, दोनों प्रेमी-प्रेमिका थे, वो मिलते थे और कॉलोनी में किसी को भी किसी भी प्रकार का शक नहीं हुआ करता था। वो दोनों घंटों वक़्त बिताते थे। जो उसका पति यानी कि जो शिशुपाल है, अपनी ड्यूटी पे चला जाया करता था, तो इधर ये दोनों प्रेमी-प्रेमिका अपने काम में मस्त रहा करते थे। इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते थे और ये सिलसिला लगभग 4 सालों से चल रहा होता था इधर। लेकिन बात तो तब बिगड़ जाती है कि जो लड़की थी, अब वो कहती है कि उसको राहुल से शादी करनी है। जब राहुल शादी की बात सुनता है, तो वो परेशान हो जाता है कि आखिर अब वो क्या करे? इससे वो कहता है कि देखो तुम्हारी भी शादी हो चुकी है, मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस पर जो जूली होती है वो कहती है कि तुमको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तो मैं पुलिस में केस करूँगी और तुमको फँसा दूँगी और तुमको जेल की सलाखों के पीछे डलवा दूँगी। इस पर जो राहुल होता है वो परेशान होता है कि आखिर वो अब करे भी तो क्या करे। फिर एक दिन मिलने की डेट मुकर्रर की जाती है, यानी कि जो मिलने की डेट थी वो 5 मार्च 2024 की मुकर्रर होती है और जो राहुल होता है वापस आता है और आकर के वो रायपुर से डायरेक्ट एक जो फ्लाइट की टिकट लेता है मुंबई से रायपुर के लिए और वहाँ से आता है। फिर वहाँ से अपने जो डिलीवरी वाला जो कपड़ा होता है उसको पहनता है, पहन करके जूली के घर पे जाता है और वहाँ पर वो बात करके सलटाने का मामला को चाहता है, लेकिन जो जूली होती है वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन अब इधर जो राहुल होता है वो भी पूरी तैयारी से आया रहता है और उसने जूली का काम तमाम कर दिया। यानी कि पहले तो वो उसको धक्का देता है और धक्का देने के बाद जब दीवार में वो लड़ती है तो वहीं पर गिर जाती है। फिर वहीं पर एक कैंची होती है और उसी कैंची से जो राहुल होता है जूली के शरीर पर वार करने लगता है और उसकी बॉडी को पूरे घर में पूरे चारों तरफ घिसारता है और वहीं पर उसको चारों तरफ लड़ाता है दीवार में। इधर जो अब राहुल है वहाँ से उसको मारने के बाद फिर अब किसी को शक ना हो इसीलिए वहाँ से वो सीधा निकलता है और निकल करके जो उसकी 6:30 बजे की फ्लाइट थी रायपुर के लिए और जब लेकिन जो काम करने में उसको लेट हो जाता है और जब लेट होते ही तो अब इसीलिए उसके पास कोई चारा नहीं पड़ता है, तो इसलिए वो रायपुर से एक ट्रेन आती है, एलटीटी होती है। एलटीटी से वो सीधा भुसावली तक आता है और फिर भुसावली से एक एक्सप्रेस है कामायनी एक्सप्रेस, उस कामायनी एक्सप्रेस से वो उत्तर प्रदेश के भदोही में अपने घर पहुंचता है। कुछ समय बीतता है, तब तक इधर पुलिस आ जाती है और फिर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और फिर थाने में जब बिठाती है तो फिर उससे पूछा जाता है कि बताओ कि तुमने कत्ल किया कैसे। इस पर जो लड़का होता है वो सारी अपनी जो उसने कारनामा किया हुआ था वो बयां कर देता है। फिर लास्ट में वो एसएचओ साहब से पूछता है कि सर ये बताइए कि आपने मुझे पकड़ा कैसे। इस पर जो एसएचओ साहब होते हैं वो कहते हैं कि हम भी बहुत परेशान थे, हमने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए, सोशल मीडिया खंगाल लिए, सीडीआर निकालिए, लेकिन दरअसल जो राहुल था और जो जूली थी इन दोनों की जो बातें हुआ करती थी वो फ़ोन पे नहीं हुआ करती थी, सोशल मीडिया के जरिए ही हुआ करती थी और पता नहीं कौन कौन से ऐप होते थे उसी ऐप्स के जरिए उनकी बात हुआ करती थी जिससे किसी को पता ही न चले। अब इधर जो एसएचओ साहब वो बताते हैं कि तुम जल्दीबाजी में जब मुंबई से रायपुर आए थे तो कत्ल करने के चक्कर में तुम जो टिकट अपना उसी मेज पे रखे थे और मेज के वो नीचे
कॉर्नर में एक टिकट गिर गया था। अब वो हमारी नज़र में भी नहीं चढ़ रहा था, लेकिन हमको तो कुछ दिन बाद, यानी कि 10 दिन बाद जब हम दोबारा से उस घर का इंस्ट्रक्शन करने गए तो फिर हमें वहाँ पर वो मिला। और फिर जब हमने रायपुर एयरपोर्ट पे खंगाला, फिर वहाँ से तुम्हारी रिपोर्ट मिलती है, फिर वहाँ से फिर हम मुंबई, हमारी एक टीम जाती है और वहाँ से भी उसको देखा जाता है, तो पता चलता है कि तुम मुंबई तो पहुँचे ही नहीं हो। तो फिर हमने अलग अलग सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तो फिर वहाँ से पता चला कि ये जो व्यक्ति है वो तुम यहाँ पर हो और हमने तुम्हें ऐसे ही अरेस्ट किया। तो कहते हैं गुनाह जो है वो कितने भी सातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, लेकिन गुनहगार छुप नहीं सकता। तो जो पुलिस है अब उसके खिलाफ गंभीर धारा में एफआईआर लिखी है और चार्जशीट उसके खिलाफ दायर की जा चुकी है। अब उसको सख्त सजा दिलवाने की बात चल रही है। इधर जो पुलिस वाला होता है और जो जूली होती है, इन दोनों के बीच में काफी विवाद भी हुआ करता था, लेकिन अब उसकी दुनिया ही उजड़ चुकी है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते कुछ हमारे मित्र हैं जिन्होंने कमेंट किया है, जो है मोनिका पुरी जी हैं, वैष्णव राजपूत जी हैं, प्रकाश दीवान जी हैं, आरसी यादव जी हैं, भीम सिंह राजपूत जी हैं, बलवंत कुमार जी हैं, लोकनाथ जी हैं, विनोद कुमार जी हैं, विकास सिंह जी हैं, अंकुश मीना जी हैं, अशोक सुखदेव जी हैं और विनय जी हैं। तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।